गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम जो साइंस के ये प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहे हैं आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होगी और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी और निखर के सामने आए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप तैयार कर लेंगे तो पेपर में गलती नहीं होगी। तो एक बार फिर से आप प्रैक्टिस सेट है, ये 10 क्वेश्चनों का है। एक बार टेस्ट लगाएं, देखें कितना सही हो रहा है। कोशिश करेंगे पूरा सही करने की। ना भी सही होगा तो ये सोच के आप टेस्ट हल करें कि अगली बार ये क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होने देंगे। अगर ये सोच के आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टेस्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आंसर सोचिए, उसके बाद हम कुछ डिटेल भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको आगे भी काफ़ी काम देगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देखें आप। चलिए फिर क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्या कारण है? पहला ऑप्शन है, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोचिए इन चारों ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है। आप सोचें, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। आप अपने आंसर से इस आंसर को मैच कराएंगे। 10 ही क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से आंसर दीजिए और कोशिश करेंगे ढेर सारा सही हो। चलिए आंसर सोच लिए होंगे, हम आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। यही कारण है कि चंद्रमा पर पानी का फ्लो नहीं बन पाता। जैसे आप ये बर्तन में पानी लिए हैं अपने यहाँ, जैसे पृथ्वी पे आप रहते हैं तो बर्तन में पानी भर के रखेंगे तो ऐसे पड़ा रह जाएगा, लेकिन चंद्रमा पर यही बर्तन अगर ले जाएंगे तो इसमें का पानी सारा वाष्प बनकर उड़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ वायुमंडलीय दाब नहीं है। जब वायुमंडलीय दाब नहीं है तो पानी वहाँ पर बूंदों के रूप में टहलने लगेगा। सिंपल सी बात है, आप नली के द्वारा उसे नहीं खींच सकते क्योंकि वो पानी स्थिर रहेगा ही नहीं, छोटी छोटी बूंदों के रूप में तैरने लगेगा ऐसे। इसका मतलब ये है कि वायुमंडलीय दाब की कमी की वजह से पानी का जो आप उबलना भी देखते हो ना, पानी उबलता रहता है, तो वो पानी उबलने का मतलब ये नहीं कि वो गर्म है, क्योंकि ठंडा पानी भी उबलता है। ध्यान रखिए इस बात को। आप पेप्सी का बोतल लीजिए, उसमें ऊपर देखेंगे तो उसमें उसका ऊपर पे देखेंगे मुंह के पास, तो उसमें जो कोला भरा रहता है वो उबलता रहता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ उबल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गर्म है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो ठंडी है। अगर कोई चीज़ उबल रही है तो इसका मतलब केवल ये है कि उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब कम है। बस यही याद रखिएगा। अगर आप ठंडा पानी लेकर चंद्रमा पर चले जाएं तो जैसे ही आप चंद्रमा पर पहुंचेंगे आप देखेंगे कि उसमें पानी जो रखा गया है वो उबल रहा है। तो ठंडा पानी भी उबलता है, डिपेंड करता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो बस। तो हमारी पृथ्वी पर नहीं उबलता क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब बहुत है। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से वायु का दाब पृथ्वी पर पड़ता रहता है। अब आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे कि हमारे ऊपर जब 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से वायु का दाब पड़ता रहता है तो हमें इस दाब का अनुभव क्यों नहीं होता? ज़रूर बताइएगा अगर पता हो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको आंसर बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे तो गलत नहीं होगा। क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। बर्फ के टुकड़े बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होगा? जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। सोचिए चारों में से क्या आंसर हो सकता है। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आराम से सोचिए क्या आंसर हो सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं, आप आंसर मैच कराएं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। दरअसल जब आप एक बर्फ का टुकड़ा लें, जैसे ये दो बर्तन है, इसमें हमने जल भरा, एक बर्तन ये है, इसमें हमने अल्कोहल भरा, तो अगर इसमें हमने बर्फ़ डाला और इसमें हमने बर्फ़ डाला तो
जल में ऊपर के स्तर पे रहेगी, मतलब कि बर्फ का ज़्यादा हिस्सा जल में तैरता रहेगा एल्कोहल की तुलना में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घनत्व जो होता है जल का बर्फ की तुलना में ज़्यादा होगा, इसलिए जिसमें घनत्व ज़्यादा होता है उसमें चीज़ें कम डूबती हैं। एल्कोहल का घनत्व कम होता है जल की तुलना में, इसलिए बर्फ इसमें ज़्यादा डूबेगी। एक चीज़ जानते रहिएगा, जल का घनत्व सभी द्रवों में सबसे अधिकतम माना गया है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर पहला सही होगा। यहाँ पर कई चीज़ें आपको बताएं, एल्कोहल का घनत्व जो होता है जल से कम होता है, शुद्ध एल्कोहल की बात कर रहे हैं। और अगर द्रवों में देखा जाए तो अधिकतम घनत्व जल का होता है, इसलिए जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसी में ऊपर वो तैरेगा। जैसे आप सुने होंगे कि कोई जहाज तालाब में तैर रहा है, कोई जहाज, या फिर जहाज को छोड़ दो, आप ऐसे सुने होंगे कि तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में लवणता ज़्यादा होती है, लवणता की वजह से घनत्व समुद्र का ज़्यादा होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है। जिसमें घनत्व ज़्यादा होता है उसमें लोग जल्दी तैर सकते हैं, लोग वस्तु कुछ भी। तो एल्कोहल और जल की तुलना में जल का घनत्व एल्कोहल की तुलना में जल का घनत्व ज़्यादा होता है, अतः बर्फ जल में ऊपर ज़्यादा तैरेगी एल्कोहल की तुलना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, आज के क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस पर है, आप कितना समझदारी से पढ़े हो, साइंस उससे संबंधित है, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे, ध्यान से देखें। उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में, सॉरी पहले मैं ऑप्शन ही पढ़ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? जैसे चंद्रमा से पृथ्वी पर से चंद्रमा पर जब जाते हैं तो इस आने जाने के दौरान सबसे ज़्यादा ईंधन कब खर्च होता है? पहला ऑप्शन है उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। सोचे कौन सा हो सकता है? काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी टफ भी है, अगर समझ में आया हो तो आपको, नहीं तो ये तो टफ है। सोचिए क्या हो सकता है आंसर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। देखिए, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो जब पृथ्वी पर, जैसे कि जहाज, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, यहाँ से जहाज यहाँ पर लैंडिंग हुई, तो आप जानते हो कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। इसका मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, जो कि अधिकतम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जी का मान आप जानते हैं। चंद्रमा का इसका 1/6 है। तो जब चंद्रमा से जहाज वहाँ से उड़कर वापस पृथ्वी की तरफ आएगा, तो जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति इतना ज़्यादा है चंद्रमा की तुलना में, बहुत तेज़ी से खींचेगा। तो इसलिए अपने आप को संभाले रखने के लिए जहाज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़ान भरने में, या फिर अपने आप को ब्रेक लगा के रोकने में, नहीं तो जहाज टूट जाएगा। तो पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने पर और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में उसे बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी सही है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन देखें अगला। क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन परत, ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? बहुत सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से, ऑक्सीजन का उच्च दाब में आने से, या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन क्रिया से। सोचें ओजोन परत किससे बनी हुई है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से। दरअसल आप ओजोन का अगर फार्मूला देखेंगे तो वो होता है O3 और ऑक्सीजन का होता है O2। तो अगर एक ऑक्सीजन टूटेगा तो O और O में टूटेगा, और किसी दूसरे O2 से जब O मिलेगा तो बन जाएगा O3। तो जो यहाँ पर दिया ऑक्सीजन के अणुओं के संयोजन से, मतलब ऑक्सीजन के अणुओं के मेल से बना है। अगर आप फार्मूले को भी याद रखे होते तो ये गलत नहीं हुआ होता। अगर आपसे गलत हुआ है, आशा करते हैं गलत नहीं किए होंगे। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। नहीं तो अगर ये किरणें नीचे आएंगी तो
मनुष्यों में त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए ओजोन परत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आशा करते हैं गलत नहीं हुआ होगा आपसे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है? ऑप्शन है विखंडनी पदार्थ से, ऑप्शन दूसरा है मॉडरेटर, ऑप्शन तीसरा है नियंत्रण छड़ से, ऑप्शन चौथा है शीतलन प्रणाली से। सोचें, सरल क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़े होंगे। दरअसल जो नियंत्रक छड़ें होती हैं वो कैडमियम की होती हैं। कैडमियम से न्यूट्रॉनों का मंदन किया जाता है। नाभिक रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का प्रयोग करके न्यूट्रॉनों को अवमंदित किया जाता है। और शीतलन प्रणाली से भी शुद्ध जल, भारी जल का उपयोग करते हैं शीतलन प्रणाली के लिए, ठंडा करने के लिए, अवमंदित करने के लिए। इसका भी उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। लेकिन इन दोनों को मिक्स रूप से आप मॉडरेटर कह सकते हो। मॉडरेटर के थ्रू ही इनका उपयोग किया जाता है। अतः अगर आप नियंत्रक छड़ को सही करोगे तो आपको शीतलन प्रणाली को भी सही करना पड़ेगा। अगर आप शीतलन प्रणाली को सही करोगे तो आपको नियंत्रक छड़ को सही करना पड़ेगा। और ये दोनों का उपयोग जिस थ्रू होता है उसे मॉडरेटर बोलते हैं। अतः सही आंसर, ज़्यादा सटीक आंसर बी सही होगा, मॉडरेटर आंसर है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं। जब कहीं पर हमें निर्णय लेना होता है तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है ये, और काफ़ी टफ एग्जाम में आ सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? सोचिए जरा। कंपनी का नाम पूछा है, हालांकि किया तो किसी आदमी ने होगा लेकिन किसी कंपनी के थ्रू किया था। तो कंपनी का नाम बताना है। पहला सोनी है, दूसरा ग्राइंडिंग है, तीसरा पैनासोनिक है, चौथा है टेल्स्ट्रा। सोचिए कौन सी कंपनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए कौन सी कंपनी है। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, सोनी कंपनी। सोनी कंपनी ने ही रेडियो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। यहाँ पर देखें आप, सन 1948 में डॉक्टर शार्कले बार्डेन तथा ब्रिटेन में ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी। ब्रिटेन ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। सोनी कंपनी ने वर्ष 1955 में सर्वप्रथम ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया और लॉन्च किया। एक ट्रांजिस्टर रेडियो एक छोटा पोर्टेबल रेडियो रिसीवर होता है जो कि ट्रांजिस्टर आधारित सर्किटरी का उपयोग करता है। तो हम जो बताना चाहते थे वो आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन उसमें सोनी कंपनी सही। तो यहाँ पर आंसर पहला सही है, सोनी कंपनी। आशा करते हैं आपकी सही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी नॉलेजेबल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन को जलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इंजन में, डीजल इंजन में जो ईंधन जलता है तो उसके लिए जो उच्च तापमान आता है ईंधन को जलाने के लिए, कैसे प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है एग्जास्ट से उष्मा का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन है बैटरी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, चौथा ऑप्शन है बिजली की चिंगारी द्वारा। सोचें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ज़रा ध्यान से सोचें, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम आंसर तो बताएंगे ही, आपके दिमाग में थोड़ा सा समझ भी बढ़ेगा क्योंकि बहुत नॉलेजेबल चीज़ें हैं ये सब। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं अंदर और उसमें जब वायु को प्रेशराइज किया जाता है, दबाया जाता है, तो वायु के कण आपस में लड़ते हैं और गर्म हो जाते हैं। और गर्म होकर, यहाँ दिया ना, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित किया जाता है। जब संपीड़ित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो उसमें फव्वारे के रूप में ईंधन को, डीजल को छोड़ा जाता है जो कि जलता है। जब जलेगा तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में गैस बनती है और गैस में या फिर भाप, और वही भाप इंजन के पिस्टन को धक्का देती है और गाड़ी आगे जाती है। और ये काम होता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा। जितनी तेज़ी से भाप धक्का देगी उतनी तेज़ी से पिस्टन आगे जाएगा और वो पहिए को घुमाएगा, पहिया आगे बढ़ेगा। तो याद रखेंगे, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन।
सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, आप सोच लिए होंगे। यहाँ पर आंसर सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो होता है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। दरअसल पृथ्वी पे निचले भाग में CO2 बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश को यह यहीं पर आने तो देता है, लेकिन फिर यहाँ से जाने नहीं देता, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिससे जगह जगह द्वीपीय देश डूबते जा रहे हैं। तो इस घटना को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव जिस गैस की वजह से हो रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से है। अतः यहाँ पूछा गया था कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, तो ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज़ जानते रहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कांच घर के जैसा व्यवहार करती है, ये भी आप याद रखेंगे। इसी की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर ये भारी गैस है तो नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक ही मिलती है। ऊंचाई पर जाने पर इसका मान कम हो जाता है, तो ऊंचाई पर तापमान ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है 52, 35, 18, 17। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। परमाणु संहति का मतलब यहाँ परमाणु भार की बात कर रहा है। और ध्यान रखिएगा जो परमाणु भार होता है वो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्लस सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो यहाँ प्रोटॉन 17 है और न्यूट्रॉन 18 है। 18 17 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, तो याद रखेंगे आप। और एक चीज़ जानते रहिएगा और, कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा ही प्रोटॉन के बराबर होता है। जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संख्या में प्रोटॉन होंगे, ये बात याद रखिएगा। बस अंतर केवल ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। दूसरा अंतर ये रहेगा कि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहेगा और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। ये सब आप जनरली चीज़ें हैं, जानते होंगे, फिर भी हम आपको बता दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही था, 35 सही होगा, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा गलत ना हो। क्वेश्चन ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? प्रशीतन मतलब हम आपको अर्थ बता दे रहे हैं, ठंडा करना। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्रियान, फास्फिन। सोचिए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है, ये गलत नहीं होना चाहिए। टफ सोच के मत छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन सरल है, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन सरल है, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, फ्रेयान। आपको अभी हम बताएं, प्रशीतन मतलब ठंडा करना। ठंडा करने के लिए आप फ्रिज यूज करते हो। फ्रिज एक प्रशीतक है, उसमें प्रशीतन का काम होता है। और फ्रिज में जो गैस होती है उसे फ्रेयान बोलते हैं, आप पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। तो ठंडा करने का काम फ्रेयान का है, इसी का यूज होता है एसी में भी। तो याद रखेंगे फ्रेयान, बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसी के साथ 10 क्वेश्चनों का ये सेट कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपका ढेर सारा सही होगा। जो हमने क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको चैनल से कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।